दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके साथ एक और पेपर 2 का जो टॉपिक हमारा बचा है दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, राइट। तो ये दो टॉपिक जो हमारे पेपर 2 के बचे हैं, कौन सा वाला, पहला चैप्टर एक्चुअली पेपर 2 का फर्स्ट वन दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पेपर 2 का आखिरी चैप्टर दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। बाकी के सारे जो चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो दो ही चैप्टर बचे हैं आज के लेक्चर में, हम लोग वो आज के सेशन में वो दोनों चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गाइस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी क्या, द कंपाउंड कंटेन्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर है, जहां पे क्या होता है द वन स्पीसीज यूज्ड टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अदर वन यूज्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बराबर है। जो डोनेट करने वाला जो सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि प्लेटिनम इज अ सेंट्रल मेटल एटम और वो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो डोनेट कौन कर रहा है, अमोनिया अमोनिया एंड क्लोरीन क्लोरीन, बराबर है। दो क्लोरीन एटम, दो अमोनिया मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अमोनिया मॉलिक्यूल में से बट ऑब्वियस कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके चलो, तो अभी जो सब्सटेंस यूज टू एक्सेप्ट दी और यूज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग लिगेंड, अंडरस्टूड। यहाँ पे प्लेटिनम के जो अमोनिया हो गया या फिर ये क्लोरीन हो गए, ये क्या हो जाएंगे, लिगेंड, अंडरस्टूड। दीज आर कॉल्ड टू बी अ लिगेंड इन टर्म्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। समझ में आ गया लिगेंड क्या है, ओके। देन टाइप्स ऑफ लिगेंड है गाइस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है, तो देयर आर फर्स्ट टाइप इज मोनोडेंटेड लिगेंड। ये देखो मोनोडेंटेड लिगेंड यानी क्या, अ सिंगल डोनर एटम हैविंग द एबिलिटी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl minus ions, this one OH minus ions, Cn minus ions are the example. पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होगा कि टू और मोर देन टू लिगेंड अगर डोनेट करेंगे तो उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, तो कहेंगे उसको फिर बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, ऑल दीज आर दी द टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, अंडरस्टूड। चलो ये तो लिगेंड हो गया। Now next one is ambidental ligand. What is ambidental ligand? Ambident nucleophile आपने पढ़ा होगा। Ambident ligand nucleophile यानी क्या होता है बच्चों, the nucleophile do have a two active sites. Here also the ligand having a two active sites which can donate the pair of electron, जैसे कि MNO, दिस वन NO2 माइनस आयंस है, बराबर है। NO2 माइनस आयंस में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हियर द M स्टैंड फॉर मेटल, तो मेटल बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन, इफ द नाइट्रोजन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, इफ द दिस वन ऑक्सीजन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, सो दिस वे एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो उसे वैसे एग्जांपल हो गया थायोसाइनेट आयन हो गया या फिर CN साइनाइड आयन, दीज आर एम्बिडेंटेड लिगेंड, ओके। चलो आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट वन इज दिस वन टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो गाइस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है दैट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज्ड आयन, चार्ज मेटल के ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट इज कॉल्ड द चार्ज आयन, बट ऑब्वियस जो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करेगी उसके ऊपर यू नो डिपेंड रहेगा वो। नाउ द नेक्स्ट वन इज coordination number यानी क्या, how many number of a ligand directly bonded to the central metal atom, that is coordination number, बराबर है, ओके। सो दीज आर सिंपली टर्म है, ये सब टर्म आपको याद रखना है विच एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली। डबल सॉल्ट और दिस वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट यानी क्या, द सॉल्ट विच व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म्स आयंस, बराबर है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जो फेरस अमोनियम सल्फेट आप प्रैक्टिकल किए होंगे 12th स्टैंडर्ड में, प्रैक्टिकल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4, तो FAS जो है फेरस अमोनियम सल्फेट उसको क्या बोलते हैं, मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, so this is the double salt only. जो एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायंस एंड एनायंस ओनली, ओके। फॉर्मेशन ऑफ आइदर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड टू बी दिस वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके। गाइस यहाँ पे हमें लर्न करना है वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज वार्नर वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यू नो व्हाट वी कैन से द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो वार्नर थ्योरी which express the coordination compound, so there are total 3 to 4 postulates. क्या है postulates वो, तो पहला postulates, unlike metal salt, the metal in a complex possess two types of valencies, okay. So according to Warner theory there are two types of valency, पहली है primary valency, second one is secondary valency. What is primary valency? So देखो यहाँ पे the ionizable sphere consists of an entity which satisfied the primary valency, correct. The secondary coordination sphere consists of entity which satisfied the secondary valency, so these are primary and secondary valency, ठीक है। द फोर्थ पोस्टुलेट इज सेकेंडरी वैलेंसी हैव अ फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उनका एक परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम ओनली, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। दीज आर द 4 पोस्टुलेट्स, ठीक है, ओके।
Now आगे classification of complex depend upon the type of a ligand, homoleptic, heteroleptic. होमोलेप्टिक में सेम टाइप ऑफ ligand अटैच होंगे, हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ ligand अटैच टू द हेटेरो दिस वन सेंट्रल मेटल एटम. होमोलेप्टिक का एग्जांपल देखो CONH3/6 3+ आयंस, ऑल द 6 अमोनिया आर देयर. यहाँ पे CONH3/4 Cl2 तो 2 ligand है तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज रहेगा. एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये वाला दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ गया बॉस, sorry, here only the anionic complex where the coordination pair having the negative charge and neutral complex do not, the coordination pair do not have the charge. ठीक है, चलो IUPAC nomenclature में बच्चों क्या रखना है, IUPAC nomenclature में आपको आइडेंटिफाई करना है whether it is cationic complex, anionic complex or a neutral complex and accordingly you need to give the this one the name. उसमें देखो जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसमें सेटल मेटल एटम का नाम एज इट इज रखेंगे, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम ही रखेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम. बट एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का लास्ट में जो दैट शुड बी एंड विद द ATE तो क्रोमेट हो जाएगा. ठीक है, अगर फेरस है तो दैट शुड बी दिस वन फेरेट, अगर निकल है तो निकलेट. दिस वे ओनली यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू राइट. और डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दिस चार्ट. ये चार्ट है जहां पे लिगेंड और उसका लिगेंड के नाम दिए हैं, जैसे ब्रोमो है तो द IUPAC नेम इज ब्रोमो, Cl- आइंस क्लोरो, F- आइंस फ्लोरो. दिस वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अमोनिया तो अमाइन, AMMINE. CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बोनिल बोलते हैं उसको इन केस ऑफ द नेम ऑफ द लिगेंड. ठीक है, देन आफ्टर IUPAC names and these are some examples are given of the IUPAC name. हमारे पास मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं IUPAC names के, तो all the rules will going to follow and then we'll identify the IUPAC name. ठीक है, उसमें करना क्या है बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है. कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद करना क्या है कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द लिगेंड. लिगेंड में अगर डिफरेंट नेम होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिफरेंट अगर लिगेंड होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड द नेम ऑफ दिस वन कॉम्प्लेक्स आयन और मेटल आयन और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. इतना ही तो याद रखना है. क्या है लिगेंड, लिगेंड का नाम डाई ट्राई टेना है, अगर सेम होंगे तो डिफरेंट होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे. मेटल आयन का नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल आयन शुड बी एंड विद द ATE और राउंड ब्रैकेट में रोमन नंबर में आपको लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यही तो रूल फॉलो करना है. ओके देन आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट वन दैट इज EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. EAN रूल इज व्हाट इज द फॉर्मूला, EAN इज इक्वल टू Z - X + Y. व्हाट इज Z? Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम. X यानी क्या, द X इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल एटम ओनली. एंड Y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड. ओके, सो बाय applying this formula only, if any complex having that 36 number, ठीक है, क्या आएगा 36 नंबर, so that is called to be a effective atomic number only. समझ में आ गया. EAN Z - X + Y. Z atomic number of the element, X number of electron donated by that element and Y is the number of electron donated by the ligand only. एक ligand 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अगर 4 ligand होंगे तो 4 × 2 8, अगर 6 ligand होंगे तो 6 × 2 12 ligand 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से वो चेंज होता जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर गाइस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट. आइसोमेरिज्म तो यस यू ऑल नो व्हाट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म मींस द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट? नो, ओके. सो यहाँ पे यू विल बी गोइंग टू सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड देन आफ्टर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म गाइस. ओके, तो फर्स्ट वन देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बट ऑब्वियस सीस एंड ट्रांस. सीस में क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द मेटल एटम एंड ट्रांस में अपोजिट साइड सी दैट सेम लिगेंड प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ट्रांस लिगेंड. ठीक है, चलो ये तो हो गया अबाउट दिस वन स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट इज कॉल्ड इनएंशियोमर्स, जहां पे मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल. बराबर है, मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट. सो दीज आर ऑप्टिकली this one sorry non superimposable, optically active, these are called to be isomers. Now structural isomerism में 4 टाइप है. वन इज लिंकेज आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड सॉल्वेट आइसोमर्स. व्हाट इज लिंकेज आइसोमर्स? सी हियर इन केस ऑफ लिंकेज आइसोमर्स आप देख सकते हैं
कि these are the isomers are formed with the two ligands have two different donor atom. Okay, different donor atom रहेंगे तो वो linkage isomers में classify हो जाएगा, right? Next one is ionization isomers में involve the exchange of a ligand between the coordination and ionization pairs, that is called to be a ionization isomers. ठीक है, coordination isomers में क्या होगा बच्चों? So coordination isomer shows interchange of a ligand between cation and anionic species. Okay, interchange of a ligand का interchange होगा between cation and anionic species, that is called to be a coordination pair only. ठीक है, and the last one solvate isomers also known as a hydrate isomers, when water is used as a solvent over there. होगा क्या उसमें कि एक ligand में एक या फिर कॉम्प्लेक्स में यू कैन से कि वाटर present होगा inside the coordination pair, same number of water molecule present in the second isomers also, but some of the water molecule present inside the coordination pair, some of the water molecule present outside the coordination pair, तो उसके टाइप को solvate isomers कहेंगे. ओके चलो ये तो हो गया अबाउट दिस वन. नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ के वैल्यू दैट इज व्हाट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? इट्स अ रेशियो ऑफ कांसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कांसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट. ठीक है, सो द केसीकेपी वैल्यू से आप आइडेंटिफाई करोगे दैट वेदर दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट. सो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ के. हायर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जितना हाई वैल्यू होगा के का उतना वो उसकी स्टेबिलिटी, और जितना कम वैल्यू होगा तो उसकी उतना वो लेसर दिस वन क्या कह सकते हैं, स्टेबल. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन दिस वन स्टेबिलिटी, पहला तो है चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल एटम. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द लिगेंड का नेचर किस साइज उसके ऊपर बेस डिपेंड होगा. चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल एटम, उसके ऊपर ये स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी डिपेंडिंग. ओके, Now next is theories of bonding in complexes. Okay, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग theories पढ़ोगे, where the first one is VBT, दूसरा है crystal field theory. ठीक है, so the two theories you're going to see over there, VBT and crystal field theory. So both the theory will going to see over here. दोनों learn कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या exactly है. ठीक है, VBT क्या है? According to the VBT, hybridization concept involved होगा वहां पे. ठीक है, so these are few points given for the VBT. metal atom provide vacant d orbital over here. ठीक है, vacant d orbital along with the s and p orbitals of the metal take part in the hybridization. Then the number of vacant orbitals of a hybrid orbitals form is equal to the number of a ligand of a ligand donor atom only. जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उतने ही डोनर एटम वहां पे रहेंगे. ठीक है, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स गिवन बाय दी दिस वन VBT. ठीक है, जो कि आई थिंक सो आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी VBT पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थियरी. द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर. इंस्टेड ऑफ से कोई एनायन यहाँ पे हमें लिगेंड लिखना है. So these are few examples are given. Octahedral complex CONH3/6. Then the next one उसका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. ओके, कौन सा प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व ओवर देयर. सो द कॉम्प्लेक्स आर गिवन CONH3/6 3+ ions, COF6 3- ions. So these are few complexes are given over here. Then tetrahedral complex में NiCl4 2- ions. This is tetrahedral complex. ठीक है, एक और है square planar complex NiCN4 2- ions. Cl4 2- ions is tetrahedral. Square planar NiCN4 2- ions. That is called this one square planar complex. So the hybridization concept of all these complexes are given over here. ठीक है. Now the limitation VBT का क्या है? It does not provide any first it does not explain the high plane of spin or low spin complex. It does not provide any explanation for the color of the coordination compound. coordination compound का color कैसे form हुआ वो वहां पे बताया नहीं है. Then it also could not explain the structure of the coordination compound. Exactly structure क्या है वो भी नहीं बताया है coordination compound का. ओके, उसी को ओवरकम करने के लिए न्यू थ्योरी आ गई, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. CFT कहते हैं उसको. ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जनरली टॉक अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ अ d ऑर्बिटल. सो हियर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन. स्प्लिटिंग ऑफ अ d ऑर्बिटल का देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया है, वेयर दिस इज द d ऑर्बिटल हैविंग 5 सब ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz². ठीक है, स्प्लिट हो जाएंगे इनटू द टू एनर्जी लेवल T2g एंड EG. T2g में 3 ऑर्बिटल्स है and EG में other 2 orbitals. T2g 3 orbitals lower energy orbitals and EG 2 orbitals higher energy orbitals are given. ठीक है, तो splitting of a d orbital is given over here. Then factor affecting on crystal field splitting, oxidation state of the metal atom, magnitude of the crystal field splitting. These are few factors available affecting
कलर ऑफ द ऑक्टा दिस वन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज गिवन ओवर दैट। ठीक है, कलर जनरली होता है व्हेन any coordination compound absorbs certain amount of energy over there, due to the absorption of certain amount of energy क्या होगा, the splitting of a d orbital will takes place, dd transition कहते हैं उसको। ठीक है, once the splitting of dd transition या फिर splitting of a d orbital is taking place over there, वहां पे क्या होगा कि emission of radiation होगा, and due to that reason only कोई भी कंपाउंड जो है सेंट्रल मेटल एटम की वजह से स्पेसिफिक कलर ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑब्जर्व करने से एक्साइड स्टेट में चले गए, T2G एंड Ag ये दो लेवल फॉर्म कर लिए, दिस वन क्या कह सकता है, डी ऑर्बिटल के, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, splitting of a tetrahedral complex, then here octahedral complex, splitting of octahedral complex is given over there। ठीक है, तो splitting of a d orbital is explained only by the crystal field theory, which is responsible for the to giving the color to the coordination compound। Now next one is the application of coordination compound। बायोलॉजी में coordination compound का एप्लीकेशन है, मेडिसिन में है, बायोलॉजी में कैसे है, जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम ओनली, जो क्लोरोफिल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। मेडिसिन में प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। EDTA इज यूज एज द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, EDTA इज वन ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगैंड ओनली, हेक्साडेंटेट लिगैंड है वो, यूज फॉर द लेड पॉइजनिंग। ठीक है, देन टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर हार्डनेस रिमूव करने के लिए या फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आल्सो देयर इज अ यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पे हमने VBT का ब्रीफ ले लिया, CFT क्या है, क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है, व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ DD ऑर्बिटल, व्हाट आर द आइसोमेरिज्म ऑफ इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एक्चुअली। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और उसके बाद हमने IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स क्या है वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, क्या करना है IUPAC रूल में, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन से टाइप है, कैटायनिक, एनायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल एटम से पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द लिगेंड, सेम होगा तो डाई ट्राई टेट्रा ये प्रीफिक्स देना है। चिलेट लिगेंड होगा तो बीस ट्रीस ये प्रीफिक्स देना है, डिफरेंट होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे। देन फाइनली यू विल गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द मेटल एटम। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल होगा तो सेम एज इट इज मेटल एटम का नाम लिखना है। बट अगर जस्ट अ मिनट, बट अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल एटम इज शुड बी एंड विद द ATE, और उसके बाद फिर क्या करना है, राउंड में आपको यू हैव टू राइट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये ने रूल पढ़ लिया हमने, वार्नर थ्योरी कंप्लीट कर लिया। सो दिस ऑल दोस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द MCQs। फ्यू MCQs देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के, सो आई थिंक यू गेट द आइडिया ओवर हियर। Okay, now the coordination compounds। ठीक है, few MCQs I have taken। okay, तो हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। चलो, the first one is what is the oxidation number of the gold in the complex। AU is the symbol of a gold only। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है गोल्ड का। ठीक है, AuCl 4 माइनस आइंस। अब ये गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो एज अ एक्स, यहाँ पे आपको बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th स्टैंडर्ड में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, राइट। तो हियर AU x हो जाएगा, Cl का चार्ज कितना होता है -1, तो x -1 into 4 दैट इज -4 इज इक्वल टू -1 चार्ज है ओवरऑल। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो फिर यू नीड टू गो फॉर व्हाट, x -4 इज इक्वल टू -1, -4 आ जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा वो +4, -1 + 4 इज इक्वल टू +3। सो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा AB। सो B इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ये उसका आंसर करेक्ट क्या है, B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्या करना है, AU कंसिडर करना है x, Cl का चार्ज क्या है -1, माइनस टोटल क्लोरीन कितने हैं 4, तो x प्लस ब्रैकेट में लिख दो -1 into 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी x -4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज क्या है -1। 4 को राइट साइड में ले लो तो हो जाएगा +4, तो -1 + 4 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट इज
व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देख लो, तो देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेशन पेयर देखना है, उसके कैटाइन या फिर एनाइन होंगे एज अ काउंटर आयन, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, बट सारी चीजें कोऑर्डिनेशन पेयर में है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। PtNH3/2Cl2 ये हो सकता है। CONH3/6Cl, देखो Cl इज अ काउंटर आयन, यहाँ पे भी Cl काउंटर आयन, यहाँ पे K4 यानी पोटेशियम काउंटर आयन है, तो फर्स्ट आंसर PtNH3/2Cl2, दिस इज डाइअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स होगा उसका नाम, IUPAC नाम, IUPAC नेम के ऊपर भी क्वेश्चन है, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर दैट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओवर हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एज पर दी IUPAC nomenclature the name of the complex, okay एक्चुअली ये नीचे हो गया थोड़ा, ले लेते हैं, या चलो आगे ले लेता हूं। नाउ एज पर द IUPAC nomenclature the name of the complex is, ठीक है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स देखो क्या है, IUPAC सब्सटेंस FeCN/6 3 माइनस आइंस, ठीक है, FeCN/6 3 माइनस आइंस। टेल मी वेदर इट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर चार्ज क्या है, -3, माइनस चार्ज होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, प्लस चार्ज होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, मेटल एटम का नाम लिखेंगे बट एट द एंड ATE लिखेंगे, यानी ये Fe है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ फेरस, तो फेरेट हो जाएगा, समझ में आ गया। बिफोर दैट यू हैव टू राइट व्हाट, द नेम ऑफ द लिगेंड CN, दैट इज व्हाट साइनो, कितने नंबर है 6, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है, 3 टोटल चार्ज 3 है ना, तो हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन हो जाएगा। लेट्स सी द हेक्सासाइनोफेरेट, यहाँ तो ट्राइसाइनो लिखा, ये नहीं, हेक्सासाइनो 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 ये हो सकता है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, हेक्सासाइनो आयरन, आयरन नहीं होता बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe का नाम है फेरस, ठीक है, Fe का नाम क्या है, फेरस, तो हेक्सासाइनोफेरस होगा। एंड हेक्सासाइनीटो, देखो साइनाइड साइनाइड लिगेंड का नाम क्या है, साइनो है ओनली, सो द करेक्ट आंसर इज हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। नाउ नेक्स्ट CONH3/6 सॉरी CrNH3/6 SCN/6, ठीक है, एंड CrNH3/2 SCN/4 CrNH3/4 SCN/2 आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, कौन से टाइप का आइसोमर्स का एग्जांपल है ये लिखना है यहाँ पे। देखो जियोमेट्रिकल लिंकेज, आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगैंड है, NH3/6 SN/6 SCN/6, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स देख लो तो अमोनिया 2 एंड साइनाइड 6, टोटल 6 लिगेंड, अमोनिया 4, थायोसाइनाइड एक्चुअली नॉट साइनाइड, थायोसाइनाइड 2, तो टोटल हाउ मेनी लिगेंड, 6 लिगेंड। तो कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप में क्या एक्सचेंज ऑफ लिगेंड है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड है, तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ओके, जियोमेट्रिकल लिंकेज, आयोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सो द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। समझ में आ गया, सो यू नीड टू perfectly understand the concept of isomerism, concept of IUPAC nomenclature। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप वो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसको अच्छे से रीड करना है, उसको समझ लेना है प्रॉपरली, तभी आप वो कर पाएंगे। अंडरस्टूड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, हमने दिस वन क्या कह सकते हैं, या VVT पढ़ा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ऑल द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक में एटलीस्ट वन ऑफ द ऑर्बिटल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। एग्जांपल देख लो तो CONH3/4, CONH3/6 3 प्लस आइंस, COCN/6 2 माइनस आइंस एंड COCl/4 2 माइनस आइंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख लो तो COCl/6 2 माइनस आइंस, डी इज द करेक्ट आंसर ओवर देयर। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सो वेयर देयर विल बी गिवन ओवर देयर डायमैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर फॉर ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्टली नेचर क्या है वो बताया है वहां पे। सो इफ यू गो थ्रू दैट टॉपिक ओनली यू विल बी गेटिंग एन आंसर CnICl/4 2 माइनस आइंस, डी इज द करेक्ट आंसर विच इज पैरामैग्नेटिक। चलो, द चिलेटिंग लिगैंड विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज, ठीक है, लेड पॉइजनिंग के लिए लिगैंड कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, शायद आपने एप्लीकेशन में देखा होगा। इफ यू गो फॉर द एप्लीकेशन, आई थिंक सो, लेट मी सी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन मेडिसिन, ओके। देखो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स,
यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ईडीटी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। देखो लेड पॉइजनिंग के लिए कौन सा है, ईडीटी है। लेट मी सी दी ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन है, इथेन 1,2 डायमाइन, ईडीटीए, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, GLYO है, ग्लाइकोजाइम ग्लाइटोक्साइम हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक एंड नन ऑफ दिस, तो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का क्या है, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, तो हियर I think we have completed, okay, उसके बाद green chemistry आ गया, तो here we have completed few MCQs based on coordination compound। समझ में आ गया? तो coordination compound में आपको वार्नर थ्योरी याद रखनी है, आपको EAN रूल याद रखना है, आपको IUPAC नेम्स, IUPAC नोमेनक्लेचर टोटल से क्या कह सकते हैं, द रूल्स। उसके बाद फिर यू हैव टू गो फॉर द आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपने जो थियोरी पढ़ी, क्रिस्टल फील्ड थियोरी, देन VBT, understood, even the applications of coordination compound, these all topics are very much important, और उसी को कवर किया है मैंने ये few MCQs में, right? Okay, now we'll go ahead for the another chapter। एक ही चैप्टर हमारा बचा है, ठीक है, वो कौन सा बचा है हमारा चैप्टर, that is green chemistry and nano chemistry। so we'll go for that chapter only, ठीक है। या पहले ये चैप्टर ले लेते हैं एट द एंड, ये सबसे नीचे चैप्टर है, ठीक है बच्चों। पेपर 2 का हमारा आखिरी चैप्टर बचा है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री बेसिकली यू नो पॉल्यूटेंट क्या है, ओके, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, देयर आर टोटल 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो वो हमें देख लेना है। नैनो पार्टिकल्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें हमें फोकस करनी है ओनली, ठीक है। चलो अमाइन सब तो पहुंच गए। दिस इज बायोमोलिक्यूल, एंड देन आफ्टर पॉलीमर, या आ गए ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर, या ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ओके, ग्रीन केमिस्ट्री डायरेक्टली स्टार्ट करता है। दिस वन प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, यू नो वेस्ट और बाई प्रोडक्ट को वेस्ट प्रिवेंट करना, या फिर वेस्ट को यू नो प्रिवेंट करना। एटम इकोनॉमी, मैक्सिमम रिएक्टेंट को यू नो किस में कन्वर्ट करना, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज एटम इकोनॉमी। चलो देन नेक्स्ट वन इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, यानी ऐसे हम लोग केमिकल यूज करेंगे जो कि हजार्डस कम हो हमारे जो नो जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसमें। देन डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, ऐसे केमिकल की सिंथेसिस करेंगे जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सेफर रहेंगे, दैट इज द वन। यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस हम लोग इन्वेंट करेंगे या फिर यू नो वो रिफॉर्म करेंगे, तो उसको उसमें जो भी सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, सेफर सॉल्वेंट, नॉन हजार्डस सॉल्वेंट होनी चाहिए। ऐसे हम लोग कोई केमिकल टेक्निक डेवलप करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और फॉर द केमिकल रिएक्शंस। देन डिजाइन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, केमिकल रिएक्शन जब भी कोई होगा, कोई भी प्रोडक्ट की हम लोग यू नो केमिकल कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इन्वेंट करेंगे या फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, तब कम से कम एनर्जी यू नो यूज हो, दैट इज देयर डिजाइनिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, फिर रिन्यूएबल फीड स्टॉक का यूज करना है वहां पे। रिड्यूस डेरिवेटिव्स, जब भी कोई सब्सटेंस हम लोग प्रिपेयर करना है समझ लो, तो उसका डेरिवेटिव्स ना हो, क्योंकि डेरिवेटिव को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द मेन कंपोनेंट। समझ में आ गया? सो डेरिवेटिव कम से कम प्रिपेयर हो, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स मिनिमाइज करना है केमिकल रिएक्शंस में, जिससे कि एनर्जी कम यूज हो, जिससे कि सॉल्वेंट केमिकल्स कम यूज हो, तो फिर एनवायरनमेंट का उसमें हजार्डस इफेक्ट नहीं होगा उसका। ओके, सो दीज आर द पॉइंट। देन नेक्स्ट वन, यूज ऑफ कैटालिस्ट का यूज करो, जिससे कि क्या होगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी तो एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, उतना ही वहां पे कंजम्पशन, पॉल्यूशन, एवरीथिंग विल बी लेसर। डिजाइन ऑफ डिग्रेडेशन, ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ऐसे हमें केमिकल रिएक्शन मेथड डेवलप करनी है जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट यूज होगा, ये फॉर्म होगा, वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड देन रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन,
हाँ, रियल टाइम एनालिसिस एनालिटिकल मेथड नीड टू बी फर्दर डेवलपमेंट टू अलाउ द रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ हजार्डस सब्सटेंस वहां पे फॉर्म ना हो, वो हमें देखना है वहां पे। एंड द लास्ट वन इज सेफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इतना प्रिवेंशन एक्सीडेंट का प्रिवेंशन होना चाहिए, सेफर केमिकल्स है, जैसे कि जब भी केमिकल कोई मेथड डेवलप करे तो वहां पे एक्सीडेंट ना हो, दैट वी नीड टू सी ओवर देयर। ये सारे 12 क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री टू प्रमोट द इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूस और eliminate the use or generation of hazardous substance in the design, manufacture and use in the chemical product। तो ऐसी टेक्निक हमें डेवलप करनी जिसमें कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम एनर्जी का यूज हो, एंड वो जो भी केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो नॉन हजार्डस हो फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है फॉर द नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री में क्या है? सो नैनो साइंस, व्हाट इज नैनो साइंस? नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर स्केल वेयर प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ अ लार्ज स्केल। तो ऐसा मटेरियल हमें डेवलप करना है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल मेजरमेंट में यूज करेंगे हम लोग, जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होगी कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर सेम कंपोनेंट इन अ लार्ज स्केल ओनली। ठीक है, चलो, so these are few examples of a nanoparticles। then nanomaterial, what is nanomaterial? Nanomaterial is a material having structural component with at least one dimensional in a nanometer scale, that is of 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में जो भी सब्सटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? नैनो पार्टिकल्स होगा। ओके, अब नैनो देर आर 0, 1 एंड 2 डायमेंशनल नैनो स्केल। 0 डायमेंशनल नैनो स्केल में क्या होगा? देखो, सो 0 डायमेंशनल स्केल इज वन इन विच ऑल 3 डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल ओनली। 1 डायमेंशन में होगा, 1 dimensional nanoscale is one in which 2 dimensions are in the nanoscale, and 3 dimension में 2 dimension in the 2 dimension nanostructure is one in which the 1 dimension is nanoscale। ठीक है, these are few examples are given over here। characteristics of nano particles, color होगा, color optical activity की वजह से, the optical properties, color, surface area। okay, then yeah, surface area is there, then catalytic activity shown by the nanoparticles, then thermal properties, that is melting point, and mechanical property। mechanical property में mechanical strength हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। okay, where the nano size copper and palladium cluster with diameter in the range of 5 to 7 nanometer can have हार्डनेस अप टू 500 टाइम्स ग्रेटर देन द बल्क मेटल। बल्क मेटल से भी देखो, अगर ये नैनोमीटर फॉर्म कर लिए तो 500 से 500% से ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, हार्डनेस रहेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व टू चेंज एट दी नैनो स्केल। वो नैनो स्केल में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेंज होगी गाइज। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, 2 मेथड है वहां पे, एक तो बॉटम अप मेथड है, द बॉटम डाउन मेथड है। द 2 मेथड्स आर देयर फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, now the analysis of or characterization of nanoparticles, फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है उसका, एक्सरे में यूज होता है वहां पे। ये प्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्जर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स है, तो स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दे दिया है। एंड दीज आर फ्यू नेम्स एंड द टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट यूज एंड इन्फॉर्मेशन क्या देता है फॉर द नैनो टेक्निक दैट यू नीड टू प्रिपेयर ओवर दैट। ठीक है, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड preliminary confirmation of formation of a nanoparticles it is given। so all this table is important। history of nanotechnology, okay, all these the diagrams are given where in science these nanoparticles are used over there। ठीक है, so these are the things for the nanoparticles। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर ऑल्सो देयर। व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज दिया है यहाँ पे, दैट इज रीइवैल्यूएशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, दैट इज एडवांटेजेस। एनर्जी सेक्टर में एडवांटेज है उसका। देन मेडिकल फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स थ्रू द नैनो पार्टिकल्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्पाइट द पॉसिबिलिटीज एंड द एडवांसमेंट दैट द नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर टू द वर्ल्ड, देयर आर आल्सो एग्जिस्ट सर्टेन risk। जैसे नैनो पार्टिकल हैज रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट एट द सेम टाइम इट हैज इंक्रीज्ड द पोल्यूशन विच इंक्लूड द एयर पोल्यूशन। तो डिसएडवांटेज क्या है? नैनो पार्टिकल से पोल्यूशन इंक्रीज हो गया है।
स्पेशली एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। द पोल्यूशन कॉज बाय द नैनो पार्टिकल इज नोन एज अ नैनो पोल्यूशन। दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज हो सकता है। इनहेल particulate matter can be deposit through the human respiratory tract and then deposit in the lungs also। तो जो सारे small particles है तो वो respiratory tract में, respiratory tract से फिर then it goes into the lungs as well, ठीक है। The characteristics of nanoparticles are relevant for the health effect are size, chemical compositions and the shapes। तो shapes and everything इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कौन सा hazardous effect एक्सप्रेस करेगा टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल अच्छे से याद कर लेने हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है नैनो पार्टिकल्स, उसकी रेंज क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर दैट, ठीक है गाइस। सो हियर वी फिनिश आउट दैट स्मॉल चैप्टर। छोटा चैप्टर था जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी एक छोटा चैप्टर था, ये भी एक छोटा चैप्टर था। बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ 3 मार्क के लिए विदाउट ऑप्शन ये पूछते हैं, राइट। सो द स्मॉल टॉपिक वी कंक्लूड ओवर हियर। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यूज। या ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री का एमसीक्यूज, ठीक है। चलो फर्स्ट द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एम, ठीक है। 12 प्रिंसिपल जो है ग्रीन केमिस्ट्री की, वो एम क्या करते हैं, सो दैट विल सी। पहला तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस 1 2 3 एंड देन आफ्टर द एबीसीडी ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ये हो सकता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन को रिड्यूस करना, वो भी हो सकता है। टू सेव द नेचुरल रिसोर्स, सेव एक्चुअली है, दिस इज SANE हो गया मुझसे, टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, SAVE है गाइस, टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेस। आई थिंक ऑल आर देयर एक्चुअली, 1 2 3। ऑप्शन ए में क्या है, 1 and 2 ओनली, ये पहले दो। ऑप्शन बी 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड है एंड ऑप्शन डी 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो ऑल थ्रीज आर देयर, सारे यही एम है एक्चुअली, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, to reduce the impact of pollution and to save the natural resource. All the three are the aim of this one green chemistry only. So guys, D option is the correct one, ठीक है। Okay, चलो identify the incorrect statement from following, ठीक है। incorrect statement अब हमें देखना है। First, bottom ash of thermal power station can be used as a raw material for the cement and brick industry. Okay, वो तो use होता ही है, ठीक है। Next one क्या है guys, तो green chemistry play an important role in the sustainable development. Okay, that is also there. Good atom economy means most of the atom of the reactant are incorporated in the desired product. Okay, that is also atom economy, यानी maximum atoms को involve करना है, ठीक है। And what about the D? ओके चलो डी है, वो शायद से मैं ऊपर ले सकता था। लेट्स सी इफ आई ट्राई ना, और नीचे चला जाता है वो। ओके ना, वैसे ही रखेंगे, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। एंड डी इज BHC insecticides has been replaced with DDT. Okay, so see, incorrect statement, this is correct, B is also correct, C is also correct. तो in statement, incorrect statement is D only, ठीक है। D ये incorrect statement है for this particular question, ठीक है। जो साइज की वजह से, फॉन्ट साइज की वजह से वो नीचे आ गया है। So BHC is insecticide has been replaced by DDT, तो DDT को replace ये BHC को replace नहीं किया, ठीक है। चलो next is the color observation in case of element gold at bulk is different than that of a gold particle at nanoscale. This can be categorized as dash property of the nano material, ठीक है। देखो जो कलर है किसका, गोल्ड का, that is different from in case of nano particle and in case of a bulk only. So वो कैटेगरी किस में आ जाती है, कैटालिटिकल कैटेगरी में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आता है, ऑप्टिकल आता है, या फिर थर्मल आता है। Okay, so that is comes under the optical property. This can be categorized as optical property of a nanoparticle. कौन सी property? Optical property of a nanoparticle. समझ गए guys? Okay, so that is correct. C is option is the correct one. Now the nanoparticle can be used to make, ठीक है, क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है। स्क्रैच प्रूफ सनग्लासेस, आई थिंक सनग्लास यूज स्क्रैच प्रूफ सनग्लास के लिए यूज होता है, सनस्क्रीन के लिए यूज होता है, क्रैक रेजिस्टेंस पेंट, ओके दैट इज आल्सो देयर। नैनो पार्टिकल का एडवांटेज है वो क्रैक रेजिस्टेंस। सो ऑल ऑफ द अबव, द करेक्ट ऑप्शन इज डी ओवर हियर, ठीक है। क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज दी
is the correct option. So nanoparticle का use, advantage, disadvantage, everything you need to remember. Okay. Now identify the incorrect statement again from the following regarding nanotechnology. nanotechnology के regarding incorrect statement हमें identify करना है क्या? It can bring revolution in the electronic and computing. Okay, it is that electronic computing में तो उसका revolution है ही. It will make solar power more economic. Okay, that is also there. It can be used in treatment of life threatening disease. Okay, nanoparticles का use तो कैंसर और ऐसे डिसीज में भी यूज हो रहा है. It is pollution free. ठीक है, it is pollution free. Is it pollution free? पॉल्यूशन फ्री तो है ही नहीं. नैनो पार्टिकल्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन में तो उसका इंपॉर्टेंट रोल है गाइस. तो पॉल्यूशन फ्री है नहीं ये. तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इट इज पॉल्यूशन फ्री. एक्चुअली ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज देयर. Okay guys, so we are done with the MCQs of this green and nano chemistry as well. So guys, यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है जहाँ पे हमने 2 चैप्टर जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स थे, यानी पेपर 2 का पहला चैप्टर, पेपर 2 का आखिरी चैप्टर. पहला चैप्टर कौन सा वाला? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज व्हाट? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, और नैनो केमिस्ट्री. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. उससे पहले हमने हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ये सारे टॉपिक कवर किए थे. आई होप गाइज आपको ये पेपर 2 अच्छा लगा होगा और आपने सारे प्रिपरेशन भी किया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो पेपर 1 की चैप्टर है वो हम लोग कवर करेंगे. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.